किल के राइट्स खरीदे हैं लायंस गेट प्रोडक्शन ने, जिस प्रोडक्शन ने जॉन विक फ्रेंचाइज बनाई है। जॉन विक एक ऐसी सीरीज है ना जो बहुत दिन से मेरे वॉच लिस्ट में थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था देखने का। अभी मौका मिला तो मैंने देखा, जॉन विक 1 देखा मैंने। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मूवी का जो मुझे लगा दैट इज कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन। जिस तरीके से पूरी मूवी को कलर किया हुआ है ना, देखो मूवी का एक पर्पस एस्केपिज्म भी है। एवरीडे लाइफ में लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर वही सेम चीज मूवी में दिखाई जाएगी तो कोई क्यों थिएटर आएगा और क्यों एक डार्क रूम में बैठ के वही सेम चीज देखना चाहेगा। यहाँ पे जो कलर है ना, ये कलर एक अलग तरीके का ही है। जो पूरा प्लॉट है मूवी का उसको जस्टिफाई करता है। ये कलर इतने यूनिक कलर्स हैं कि एक लेमैन जो कलर ग्रेडिंग और ये वो सब नहीं समझता है, टेक्निकलिटी मूवी मेकिंग का, मतलब फिल्म मेकिंग का नहीं जानता है, उसको समझ में आएगा कि यार ये कुछ अलग ही बड़ा क्लासी लग रहा है। जो कलर ग्रेडिंग है ना जॉन विक का, इट्स मार्वेलस, बहुत ही सही है और बहुत ही प्लॉट को जस्टिफाई करता है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कियानू रीव्स का परफॉर्मेंस। इफ यू लुक एट द कैरेक्टर ऑफ जॉन विक शुरू ही हो रही है वहां से जहां पे अचानक दिखाया जा रहा है कि जॉन विक नाम का एक रिटायर्ड हिटमैन है, एक्स हिटमैन है, जो कि उस दुनिया को छोड़ चुका है जिसमें वो पहले काम करता था, बिकॉज ही फेल इन लव विद अ गर्ल, और अब वो एक फैमिली लाइफ बसा रहा है, ऐसा बताया जाता है। पर शुरू ही होती है मूवी की उसकी वाइफ मर चुकी है, उसके लिए एक डॉग छोड़ के गई है एक निशानी के तौर पे, तो वो डॉग ही अब उसकी फैमिली है। एक्टिंग में ना हमेशा बात की जाती है कैरेक्टर के रिदम की, जो धुन है एक कैरेक्टर का, वो है कैसा, हाउ इज दैट कैरेक्टर। ये डांस में भी होता है। इफ यू आर ऑफ रिदम देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द परफॉर्मेंस, पर जैसे ही वो रिदम में आता है ना, सडनली इट इज नॉट गुड, इट बिकम्स मैजिकल। वही यहाँ हुआ है। कियानू रीव्स ने जॉन विक का रिदम इतना परफेक्टली अडेप्ट किया है ना, देयर इज नो कियानू रीव्स एनीमोर इन द मूवी, यू ओनली सी जॉन विक। मेरा पर्सनल फेवरेट सीन, जो मुझे सबसे ज्यादा इंटेंस सीन लगा, वो पेट्रोल पंप वाला सीन है, जहाँ पे कियानू रीव्स जॉन विक अपने गाड़ी से अपने डॉग को लेके जाता है पेट्रोल पंप पे। उधर से 3 गुंडे, रशियन गुंडे आते हैं। उसमें से एक आके इसको पूछता है, नाइस कार मस्टैंग रहती है उसकी, इसको पसंद आती है, पूछता है हाउ मच, बोलता है सॉरी एक्सक्यूज मी हाउ मच फॉर द कार, तो बोलता है शी इज नॉट फॉर सेल, तो वो कहता है कि एवरीथिंग हैज गॉट अ प्राइस, तो फिर ये बोलता है नॉट दिस वन, गाली देता है। तो वो अलग ईगो रहता है उन गुंडे को, उनको क्या पता है कौन है, थोड़ा ऑफेंड होता है। उसमें से दूसरा एक आदमी उसको हटा के उन्हीं लोग में से बोलता है फिर ये लोग उसके घर पे जाते हैं जॉन विक के, जब सो रहा रहता है उसके डॉग को मार देते हैं, जॉन विक को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं और गाड़ी लेके फरार हो जाते हैं। जो गुंडे रहते हैं ये गाड़ी लेके जहां जाते हैं जिस गैराज में, उनको जब पता चलता है ये किसकी गाड़ी है, तो वो पंच करता है मेन जो गाड़ी चुराया रहता है। वीगो जो उस गुंडे का बाप रहता है, एक्स एसोसिएट रहता है जॉन विक का, वो उस गैराज वाले से फोन करके पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तो कहता है उस आपके बेटे ने जॉन विक की गाड़ी को चुरा लिया है। ये सुनते जैसे उसका बेटा आता है, उसका बाप भी उसको मारता है और फिर बताता है It's not what you did, son. It's who you did it to. और फिर बताता है हु इज जॉन विक। वो पूरी बैक स्टोरी बताता है कि आई वंस सॉ हिम इन अ बार किलिंग 3 पीपल विद जस्ट अ पेंसिल। और जॉन विक ऐसा रिटायर हुआ है कि उसके जो आर्म्स, एमिनिशंस, जो सब चीजें हैं ना, हथियार जो उसके हैं, वो सबको दफना चुका है, जमीन में गाड़ दिया है। पर जब जॉन विक के बारे में उधर वीगो, मतलब जो गाड़ी चुराया उसका बाप, उसको जो गाड़ी चुराया अपने बेटे को समझा रहा है जॉन विक के बारे में। इन द मीनवाइल जॉन विक जाके पूरा खोदता है टू ब्रिंग आउट दैट दोज आर्म्स। वहां का जो ये है एडिट है ना, सिनेमाटोग्राफी है, एडिट है और साउंड डिजाइन है उस जगह पे जहां पे वो हैमर कर रहा है टू ब्रिंग आउट दोज आर्म्स जॉन विक, और वहां पे वो बता रहा है कि जॉन विक है कौन, जॉन विक के बारे में। एक सेंटेंस वो बोल रहा है, उसके बाद एक हैमर पड़ रहा है, फिर दूसरा सेंटेंस, दूसरा हैमर। उस सीन में एक अलग ही मैजिक है, इतना परफेक्ट तरीके से वो सीन बताया गया है ना, और वो एक नए तरीके का स्टोरी टेलिंग भी है उस सीन में। साउंड डिजाइन इतना परफेक्ट है, जब मूवी शूट हो रही होगी तब जब कियानू रीव्स मार रहा होगा हैमर से, तब थोड़ी वैसा साउंड आ रहा होगा, तो हल्ला होगा, इतना क्रू है। साउंड डिजाइन इज, बाद में जो साउंड्स लगाए जाते हैं टू मेक अ सीन रियलिस्टिक, बिल्कुल लग रहा है जैसे अगर उतना भारी हैमर कोई अगर वैसे मारे ना, तो जैसा साउंड आएगा बिल्कुल वैसा ही साउंड लगाया हुआ है मूवी में। साउंड डिजाइन इज बैंग ऑन। उसके बाद फिर कियानू रीव्स को पता चलता है कौन है, कहाँ है, और कियानू रीव्स नहीं, जॉन विक आता है उसके पीछे, एंड दैट्स हाउ द मूवी गोज। तो पहला जो पार्ट है वो तो पूरा इसी चीज पर है कि जिसने उसकी गाड़ी चुरा ली है उसको जॉन विक कैसे हंट डाउन करता है। लास्ट में जाके जो वीगो है वो भी भाग रहा रहता है, मतलब
हेलीकॉप्टर पकड़ने वाला होता है, लास्ट में दोनों का फाइट भी होता है, फिर वहां से चला जाता है, मारता नहीं है, मे बी क्योंकि एसोसिएट थे दोनों तो कंटिन्यू करना चाहता है बाद में। फिर जाता है एक पेट शॉप पे और वहां पे एक नया पिटबुल जो डॉग है वो उसको लेके अपने घर चला जाता है और वो यहाँ पे फर्स्ट जॉन विक एंड हो जाती है। वो जो पेट्रोल पंप वाला सीन है ना जहाँ पे जॉन विक ऐसे खड़ा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, बस देख रहा है, वो सीन ना एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है कि जॉन विक कैरेक्टर कैसा है। कुछ कुछ शॉट्स बड़े इनोवेटिव तरीके से लिए हुए हैं, एडिट कई जगह का बहुत सही है, जैसे एक सीन तो मैंने अभी बताया जिसमें जॉन विक हैमर कर रहा होता है, वो राइटिंग जिस तरीके से, अगर मैं इस फिल्म को 2024 में नहीं 2014 में भी देखा होता ना तो भी जॉन विक 1 देख के समझ में आ जाता कि ये मूवी लिखी ही गई है ऐसे कि इस मूवी के 3-4 पार्ट्स आएंगे, जो कि एक तरह से प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि अगर आप एक बड़ी स्टोरी लिख रहे हो ना एक साथ, तो बड़ी स्टोरी को अगर आप ब्रेक कर करके मूवीज बना रहे हो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली मूवीज में भी उतना ही सब्सटेंस होगा जितनी पहले की मूवीज में था। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने एक मूवी लिख ली है बहुत अच्छे से और उस पर मूवी बनकर रिलीज हो गई और बहुत हिट हो गई, नाउ यू आर अंडर द बर्डन कि आपको उसका एक सीक्वल भी बनाना है, then it becomes slightly challenging to come up with a script that has got substance as much as the previous one। तो यहाँ पे राइटिंग अच्छा है जिससे समझ में आ रहा है कि आने वाले भी जो जॉन विक के पार्ट्स होंगे वो सब्सटेंस वाले तो होंगे, एटलीस्ट जितना इसमें सब्सटेंस है। नेगेटिव साइड जो इस मूवी का लगा दैट इज, एक तो जो एग्जीक्यूशन है, दैट मीन्स द स्क्रीन प्ले, वो थोड़ा सा मुझे लीनियर लगा, एक्सेप्ट फॉर द बिगिनिंग जो सेटअप है कि जॉन विक है कौन, दैट इज गुड। और वो सीन जब वो वीगो अपने बच्चे को, अपने बेटे को समझा रहता है हु इज जॉन विक, उसके बाद का जो स्क्रीन प्ले है ना वो थोड़ा लीनियर है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। व्हेन स्क्रीन प्ले बिकम्स लाइक दिस ना तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। महाराजा या इवन आरआरआर, दृश्यम, ये सब मूवीज इतनी एक्साइटिंग क्यों लग रही हैं? क्योंकि इनका स्क्रीन प्ले थोड़ा नॉन लीनियर टाइप से लिखा हुआ है। थोड़ा सा नॉन लीनियर तरीके से होने से ऑडियंस का इंटरेस्ट और बनता है कि अच्छा, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा इसको वहां से कनेक्ट किया, वो चीज मुझे मिसिंग लगी जॉन विक 1 में एटलीस्ट। दूसरा डाउनसाइड जो मुझे लगा दैट इज द एक्शन सीक्वेंसेस, क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा गन्स इन्वॉल्व है ना। एक्शन सीक्वेंसेस ऑल्दो अच्छे हैं, कियानो रीव्स ने एक्शन अच्छा किया है, प्रोफेशनल एक्शन किया है, इवन जॉन विक बहुत बार स्ट्रगल भी करता है ओपोनेंट के साथ। गन्स इतने ज्यादा जॉन विक में इन्वॉल्व है कि थोड़ा सा ना बीच में वीडियो गेम जैसा लग रहा था। वेयर एज इफ यू वॉच किल में गन्स इन्वॉल्व ही नहीं है, जिसकी वजह से किल का जो एक्शन सीक्वेंस है ना वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और किल के एक्शन सीक्वेंसेस देखने के बाद आई रिसेंटली वॉच्ड कमांडो आल्सो, विद्युत जम्वाल वाली। एक्चुअली किल से ही मैंने दोनों देखना शुरू किया। किल में कमांडो रहता है अमृत, जो लक्ष्य जो एक्टर है उसका जो कैरेक्टर है, तो कमांडो से ज्यादा अच्छा विद्युत जम्वाल वाली कमांडो भी देखनी थी, तो वो मैंने देखा। उसके बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। और फिर लायंस गेट ने एक्वायर किया राइट्स किल के, तो लायंस गेट का तो जॉन विक है, तो मैं जॉन विक भी देखना शुरू कर दिया। किल का एक्शन सीक्वेंसेस देखने के बाद ना ओवरऑल जो इंटेंसिटी किल के एक्शन सीक्वेंसेस की है उससे थोड़ा सा लोअर साइड पे कमांडो के एक्शन सीक्वेंसेस इन दोनों से थोड़े ज्यादा वीक हैं कंपैरेटिवली। मुझे लगता है कि अगर गन्स का थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट होता ना एक्शन सीक्वेंसेस में तो ज्यादा बेटर होता। मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मूवी का कलर ग्रेडिंग ही लगा। कलर ही अगर इतने इंपैक्टफुल नहीं होता ना, इस मूवी का एक्सपीरियंस बहुत कम हो गया होता। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज 4 आउट ऑफ 5, 3.5 और 4 आउट ऑफ 5 मेरा एक्सपीरियंस जो था। 2 वीडियोस और भी बनाने हैं, हो सकता है आ गए होंगे तो एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लिक करके वो भी चेकआउट कर सकते हो। आपका क्या थॉट प्रोसेस है और क्या एक्सपीरियंस रहा है इन मूवीज और इन चीजों के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी कंटेंट पोस्ट होते रहता है। ट्विटर पे भी अकाउंट है @alphavishaak, वहां भी आ जाना, वहां पे भी कंटिन्यूअस पोस्ट होता रहता है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।